हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेक्चर नंबर 10। और आज हम लोग पढ़ेंगे अन्योन प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन प्रेरण क्या होता है, अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, ये सब आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को भी इस टॉपिक पर आधारित किया जाएगा। तो शुरू करते हैं कि अन्योन प्रेरण का मतलब क्या होता है। तो अन्योन प्रेरण से मतलब यहाँ पर यह है कि जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले स्वप्रेरण के बारे में। तो स्वप्रेरण का मतलब उसमें एक कुंडली होती है, ये हम लोग जानते हैं ना, पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में स्वप्रेरण के बारे में कि एक कुंडली और उस कुंडली में अगर धारा के मान में परिवर्तन किया जाए, यानी प्रवाहित होने के लिए बैटरी में लगाने और उसमें धारा को कम ज्यादा करने के लिए एक रिओस्टेट लगा देते हैं, ये रिओस्टेट लगा दिया तो धारा अगर इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, इसमें अगर स्थिर धारा प्रवाहित हो रही है, नियत धारा प्रवाहित हो रही है, तब तो इसमें कोई प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन अगर प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाए, परिवर्तन से तात्पर्य धारा के मान को बढ़ाया जाए अथवा घटाया जाए, तो उस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो मुख्य धारा का विरोध करती है। मुख्य धारा से मतलब जो बैटरी से धारा प्रवाहित हो रही है उसका विरोध, ठीक है ना। अगर धारा बढ़ने से उत्पन्न हुई है तो वो बढ़ने का विरोध करेगी, यानी प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा अगर इस दिशा में तो उसकी विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। यानी ये प्रेरित धारा की दिशा हो गई। और अगर धारा के मान को घटाया जाता है तो इस तब भी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, तो वो घटने का विरोध करेगी, यानी उसी दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा के मान को घटाया जाए तो क्या होगा, प्रेरित धारा की दिशा उस मुख्य धारा की दिशा में होगी कि घटने नहीं देंगे हम धारा को, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जब भी धारा के मान परिवर्तन होता है तो हमेशा एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। उसका कारण क्या है कि जब हम धारा के मान परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो फैराडे का नियम ये कहता है कि जब भी किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स तात्पर्य क्या है, उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन। जब अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें बल रेखाएं इस प्रकार से गुजर रही होंगी। धारा के मान परिवर्तन करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय बल रेखाओं परिवर्तन होगा, और चुंबकीय बल रेखाओं परिवर्तन होगा इसका मतलब है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। लेकिन लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा हमेशा मुख्य धारा का विरोध करती है। तो ये तो बात थी हमारी स्वप्रेरण। इस घटना को हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं। तो स्वप्रेरण क्या होता है, उसी कुंडली में धारा के मान परिवर्तन किया जाए और उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो, ठीक है ना। कुंडली एक हो और उसी कुंडली में धारा के मान परिवर्तन करें तो उसमें उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, तो इसे कहा जाता है स्वप्रेरण। यानी स्व माने क्या होता है, अपने, तो अपनी ही कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाए, प्रेरित धारा जो मुख्य धारा का विरोध करे, ऐसी घटना को कहा जाता है स्वप्रेरण कहते हैं। अब क्लियर हो गई। लेकिन बात कर रहे हैं आज हम लोग अन्योन प्रेरण की। तो अन्योन प्रेरण मतलब इसमें एक कुंडली नहीं होती है, इसमें दो कुंडलियां आपको लेनी है और उस कुंडली में एक में धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी जोड़ेंगे और दूसरी कुंडली में, जैसे अगर हम एक चित्र बनाते हैं आपको सर्किट में, एक कुंडली ली हमने और उस कुंडली में धारा प्रवाहित करने के लिए एक बैटरी लगा दी और धारा को कम ज्यादा करने के लिए यहाँ पर एक लगा दिया रिवर्स, ठीक है।
धारा को कम ज़्यादा करने के लिए रियोस्टेट लगा दिया, तो इसमें धारा की डायरेक्शन देखा जाए तो इस दिशा में प्रवाहित होगी, यानी ऐसे इसमें धारा का प्रवाह होगा। हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज दिशा में धारा का प्रवाह होता है। और अगर उसी के पास में एक दूसरी कुंडली हम और रख देते हैं, और इसमें हम बैटरी नहीं जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे एक धारा मापी। धारा मापी के बारे में तो आप लोग जानते हैं, धारा मापी का जो शून्य होता है वो बीच में होता है, सुई दोनों तरफ जा सकती है। इस तरफ ये शून्य और इसके इस तरफ भी धारा का विक्षेप दिखाया गया है, और इस दिशा में भी सुई विक्षेप उतना दिखाएगा, ठीक है ना। अभी ये मान के चल रहे हैं कि इसमें अभी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। आप ये समझ लीजिए कि इसमें क्या है, ये जो कुंजी है यहाँ पर वो खुली हुई है। कुंजी को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, ऐसे कुंजी यहाँ पर ब्रेक है, यानी कह सकते हैं कि स्विच जो इसका है वो ऑफ है, कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ठीक है ना। और ये जो एरो दिखा दिए हमने, ये तो पहले के दिखे हैं। आप ये मान लीजिए कि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। आप इस तरीके से सोचिए कि इसमें अभी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और तो इस पर देखा जाता है कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। सिंपल स्थिति ये है इसकी, ठीक है। कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ये कुंजी हमने लगाई है कि ये बैटरी है, और ये कुंजी को बनाया गया है तार को लपेट करके, और ये धारा नियंत्रक लगा हुआ है धारा को कम ज्यादा करने के लिए। अभी जो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ठीक है ना, तो देखा जाता है इस पर कोई विक्षेप नहीं आता है, यानी इस जो धारा मापी है उसमें शून्य विक्षेप दिखाता है। इसका मतलब कोई इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही इसको हम ऑन करते हैं कुंजी को, तो इसमें एक धारा प्रवाहित होती है। अब जरा ध्यान दो यहाँ पर कि जब कुंजी को जैसे ही हमने ऑन किया, धारा का मान शून्य से एक निश्चित मान तक बढ़ेगा। भाई धारा वाले हमने कहा तो बैटरी इसमें अगर जोड़ेंगे तो ये बैटरी एक निश्चित मान तक धारा को प्रवाहित कर सकती है। मान लीजिए बैटरी ये मैक्सिमम 5 एम्पियर धारा प्रवाहित करती है। तो जैसे ही हमने इसको ऑन किया, बैटरी से धारा 0 से 5 एम्पियर तक बढ़ेगी। जैसे ही धारा का मान बढ़ेगा, इसमें जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान भी बढ़ेगा। धारा के अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, धारा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ेगी। तो जैसे ही इसमें हम इस धारा के मान को बढ़ाएंगे, यानी कि 0 से एक अधिकतम मान तक ले जाएंगे बढ़ाते हुए, तो इस प्रकार से इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसके कारण इसमें बल रेखाएं इससे होकर के गुजरती हैं। ऐसे क्लियर हो रही है इस प्रकार से। तो 0 से भाई कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, धारा क्या होगा, तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 था, यानी 0 बल रेखा गुजर रही थी। धारा का मान हमने प्रवाहित किया तो धारा का मान 0 से एक निश्चित मान तक बढ़ा, तो बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ेगी, और बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़े अथवा घटे, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन होगा तो इसमें कुंडली में एक विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इससे पता चलता है कि इसमें एक धारा प्रवाहित होने लगी, यानी इसमें जो कुंडली जो लगी हुई है उसमें एक विक्षेप आता है। ये जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो इस गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित हो जाती है। इसका मतलब है कि इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, जबकि देखिए इसमें कोई बैटरी नहीं लगी है। बैटरी लगी हुई है इस दूसरी वाली कुंडली में, अब धारा हो रही इसमें उत्पन्न हो जाती है अपने आप। ये जो घटना होती है इसको कहा जाता है अन्योन प्रेरण कहते हैं। आप धारा के मान को चाहे ऑन करें, यानी धारा को प्रवाहित करना शुरू करें, या धारा के मान को इस रियोस्टेट के मदद से कम या ज्यादा करें, दोनों स्थितियों में इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है।
बस अंतर ये होता है कि अगर हम धारा के मान को बढ़ा रहे हैं तो विक्षेप जिस दिशा में आ रहा है, अगर धारा को मान को घटाएं तो विक्षेप की डायरेक्शन पहले से विपरीत हो जाती है गैल्वेनोमीटर में। यानी अगर इस स्थिति को अगर देखें कि धारा के मान को बढ़ा रहे हैं, सपोज इसमें लिखा जाए धारा को बढ़ाते समय, धारा को बढ़ाते समय विक्षेप की डायरेक्शन देखिए इसमें इस दिशा में हुई मान लेते हैं। और ये भी ध्यान देना है कि जब धारा के मान को बढ़ा रहे होंगे तो जो प्रेरित धारा जो उत्पन्न होगी, जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी किसके कारण उत्पन्न होगी, इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ये तो पता है, हम लोग पहले बता चुके हैं कि जब भी किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें सबसे पहले विद्युत वाहक बल ही उत्पन्न होता है। अगर वो कुंडली बंद है तो उसमें एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। तो पहले विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, अगर ये बंद कुंडली है तो उसमें एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। और प्रेरित धारा या विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हो रहा है वो हमेशा जिसके कारण उत्पन्न हुआ है वो उसका विरोध करेगा। इसमें धारा बढ़ने के कारण उत्पन्न हुआ है तो इसमें धारा की दिशा ऐसी होगी जो इसके चुंबकीय क्षेत्र के बढ़ने का विरोध करेगी। यानी अगर इस माने कि इसमें धारा की दिशा अगर क्लॉकवाइज दिशा में है तो इसमें धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होगी, ऐसे। ये कब होगा, जब धारा को बढ़ाएंगे तब, ठीक है ना। धारा को बढ़ाते समय ये स्थिति हमको दिखाई पड़ेगी। बात समझ आ रहा है। अगर इसका उल्टा अगर बनाते हैं, हम ये कहते हैं कि नहीं हम ये कुंडली हम इस प्रकार से दूसरी कुंडली लेंगे जिसमें हम धारा के मान को कम करेंगे, ये कुंडली लगाएंगे। अब क्या करें, हमने इस कुंजी को हमने बंद कर दिया या रियोस्टेट लगाकर धारा के मान को कम कर दिया। दोनों स्थितियां हैं, धारा को बंद करें या धारा के मान को कम करें। तो मुख्य धारा जो इस दिशा में जो प्रवाहित हो रही थी, अगर हम इस दिशा में प्रवाहित हो रही थी, पहले देखो इसमें अगर धारा के मान को अगर हम कम करें या उसको प्रवाहित कम करने से मतलब क्या, जैसे हमने बताया कि इसमें धारा को जैसे प्रवाहित करेंगे धारा 0 से 5 एम्पीयर तक बढ़ गई। अगर इस स्विच को ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, 5 से फिर 0 होगी, फिर धारा का मान घटेगा, ठीक है ना। जब धारा का मान घटेगा तो प्रेरित जो धारा होगी, जो बगल में जो कुंडली रखी होगी उसमें प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वो पहले स्थिति से उल्टा होगी, यानी इस दिशा में उसका विक्षेप आएगा। ये धारा मापी लगा हुआ है यहाँ, जिसको हम लोग जी करेंगे। ये स्थिति कब होगी, जब इसमें धारा की डायरेक्शन पहले से उल्टा हो जाएगी। ये स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी, यानी इसकी क्लॉकवाइज दिशा में धारा का प्रवाह होगा। ये कब होगा, जब धारा को कम अथवा बंद करें। बंद करते समय धारा को कम अथवा बंद करते समय ये वाली स्थिति होगी, यानी धारा की दिशा पहले से विपरीत हो जाएगी। धारा को जब बढ़ा रहे थे तो धारा की दिशा इस प्रकार से उत्पन्न हुई थी जो बढ़ने का विरोध करे, समझ में आ रहा है। और बढ़ने का विरोध करेगी इसका मतलब इसमें जो धारा की दिशा होगी उसके विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होगा इसमें, यानी बढ़ने का विरोध। लेंज का नियम यही कहता है कि प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। तो बढ़ने के कारण उत्पन्न हुई प्रेरित धारा तो बढ़ने का विरोध करेगी। इसमें धारा घटने के कारण उत्पन्न हुई है तो ये घटने का विरोध करेगी, यानी ये धारा को उसी दिशा में प्रवाहित होने का प्रयास करेगी। उसी दिशा में धारा प्रवाहित होती रहे तो इसका मतलब ये घटने का विरोध, यानी धारा को कम करते समय या बंद करते समय जो विक्षेप जो आया है वो पहले से विपरीत हो जाएगा। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि जब भी हम दो कुंडलियों को पास पास रख करके एक में धारा के मान को प्रवाहित करें
तो दूसरी उसके पास रखी हुई कुंडली में अपने आप एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है ना। या प्रवाहित होने वाली धारा को परिवर्तित करें, परिवर्तित करने से मतलब धारा के मान को घटाएं अथवा बढ़ाएं, या धारा पहले प्रवाहित हो रही है तो उसके प्रवाहित होने धारा को बंद करें, कोई भी स्थिति हो सकती है। यानी धारा को प्रवाहित करें, या प्रवाहित होने धारा के मान में परिवर्तन करें, या प्रवाहित होने धारा को बंद करें। इन तीनों स्थितियों में दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसका कारण सिर्फ यही है कि जब भी हम धारा पहली वाली कुंडली में परिवर्तित करते हैं तो उस दूसरी कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे एग्जाम में, इसकी परिभाषा अगर आती है कि म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्यकरण क्या होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिख सकते हैं। देखिए, इसमें जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण का मतलब परस्पर, अन्योन्य माने क्या होता है, परस्पर, यानी आपस में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जैसे अगर आपस में तात्पर्य यहाँ पर जैसे हमने ये कहा कि अगर इसमें परिवर्तन कर रहे हैं इस वाली कुंडली में, तो इस वाली कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अगर इसमें परिवर्तन करेंगे तो इस वाले में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो इस घटना को कहा जाता है अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। बस हमारा ये, तो इसका मतलब है कि जिस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं उससे हम लोग कहते हैं प्राथमिक कुंडली, और जिस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है उससे कहा जाता है द्वितीय कुंडली कहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब देखिए, इस स्थिति के अनुसार आप लिख सकते हैं जिस कुंडली में धारा परिवर्तित करते हैं तो परिवर्तित करते हैं जिस कुंडली में धारा परिवर्तित करते हैं उसे प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली यानी इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। तथा जिस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे द्वितीय कुंडली यानी सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। इस प्रकार से इतनी चीजें आपको जानना है, क्लियर हो गए, बहुत आसान है। स्वप्रेरण में जिस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं या प्रवाहित में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल, उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, उसे कहा जाता है स्वप्रेरण, यानी स्व माने अपनी कुंडली। लेकिन जब दो कुंडलियां रखी जाएं और दो कुंडलियों में एक में बैटरी जोड़ दे और दूसरी में धारा मापी जोड़ देते हैं, ये क्या लगा हुआ है यहाँ पर, धारा
मापी, ये तो जाने धारा मापी क्या करता है, ये धारा को मेजर करता है, धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो धारा मापी जोड़ देते हैं। और अगर बैटरी लगी वाली कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और अगर कुंडली बंद है तो उसमें एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम इस गलनामीटर में देख सकते हैं। तो ये जो घटना होती है उसे कहा जाता है अन्योन प्रेरण। एक कुंडली परिवर्तन करें और दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, इस घटना को हम कहते हैं अन्योन प्रेरण, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। लगाइए अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरक। और उसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि दो कुंडलियां ली हमने, एक कुंडली में बैटरी लगा करके इसमें प्रवाहित होने वाले धारा के मान में परिवर्तन करने के लिए रिओस्टेट लगा दिया हमने, ठीक है। ये बैटरी है, इसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है वो इस प्रकार से है, जिसमें धारा को हम मान लेते हैं I1, यानी ये जो बैटरी लगाई गई है जिसमें, उसको कहा जाता है प्राथमिक कुंडली। यानी ये कौन सी कुंडली है, प्राथमिक। और इसके पास में जो रखी दूसरी जो कुंडली है जिसमें एक धारा मापी लगा हुआ है, तो उसमें विक्षेप आता है ये, ठीक है। और विक्षेप आता है तो इसका मतलब है विक्षेप तभी आता है जब इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब, ठीक है ना। तो अगर हम ये मान लें कि ये हमारी प्राथमिक कुंडली है जिसमें तेज धारा उत्पन्न होती है, उसे कहा जाता है द्वितीय कुंडली। समझना, ये तो हम लोग परिभाषा में जान चुके हैं कि इसमें दो कुंडलियां होती हैं जिसमें धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, उसको कहा जाता है प्राथमिक कुंडली। और जिसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है द्वितीय कुंडली। इस प्रकार से ये द्वितीय कुंडली हो गई। धारा अगर हम बढ़ा रहे हैं तो धारा की डायरेक्शन इसमें जो उत्पन्न होगी वो उसकी विपरीत दिशा में उत्पन्न होती है, इस प्रकार से। अगर हम ये मान लें कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा है I1, प्राथमिक है तो I1 हो गया, ठीक है ना। फेरों की संख्या की बात करेंगे तो N1 हो जाएगा। द्वितीय कुंडली बात करेंगे तो इसमें जो फेरों की संख्या है वो है N2। और अगर हम ये इसमें का धारा प्रवाहित करने से इसके एक फेरे से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, यानी एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहे हैं, वो कितना है φ2। द्वितीय कुंडली की बात करेंगे तो 2 लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो सुविधा रहेगी किस कुंडली की बात हो रही है। अगर हम ये कहें कि प्राथमिक कुंडली में अगर धारा I1 प्रवाहित होती है तो दूसरी कुंडली से यदि एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अगर φ2 है और अगर उस द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अगर M2 है तो कुल कितना चुंबकीय फ्लक्स इससे संबद्ध होगा। एक में φ2, दूसरे फेरे में 2φ2, तीसरे में 3φ2, चौथे में 4φ2। अगर n फेरे हैं तो N2, अगर फेरे हैं तो N2φ2। ये तो होगा ना, कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा दूसरी कुंडली से N2φ2। और वो किस पर डिपेंड करेगा, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा पर। धारा के मान को बढ़ाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं संख्या बढ़ेगी, और चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं संख्या बढ़ेगी तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। अगर धारा के मान को घटाएंगे
तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा, प्रवाहित होने वाली धारा का मान घटेगा, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा। यानी कह सकते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होगा दूसरी कुंडली से जितना संबद्ध होगा उसका मान किस पर डिपेंड करेगा, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा पर। और धारा किस पर कैसे डिपेंड करेगा, उसके अनुक्रमानुपाती होगा। धारा के मान को बढ़ाने से चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, धारा के मान घटाने से चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे हम लोग भाषा में, ये हमने लिखा, देखिए इसमें माना जब प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित होती है तो द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ∅2 है। यदि द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या N2 है तो द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा, N2 ∅2 प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी इसको गणित के पास हम कैसे लिखेंगे हम लोग, N2 ∅2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 लिखा जाएगा। या इसको चिन्ह को जब हटाएंगे तब यहाँ पर एक बराबर और एक कांस्टेंट लगाया जाएगा, इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर m एक कांस्टेंट हो गया। इसको एक क्वेश्चन में बता लेंगे फर्स्ट। ठीक है, जहां m एक नियतांक है जिसे दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। ये जो कांस्टेंट लगाया गया इसी का नाम होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, या इसको लोग अन्योन्य प्रेरकत्व भी कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखे जहां m एक नियतांक है जिसे दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, यहां से हम, ये तो इसका नाम दिया गया है, परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखने के लिए आप यहां से m = लिख सकते हैं। m = क्या लिख सकते हैं, N2 ∅2 अपान I1 लिख सकते हैं। यदि यहाँ कंडीशन लगा दी जाएगा, यदि I1 बराबर 1 एम्पियर, I1 बराबर 1 एम्पियर, तो m = कितना हो जाएगा, N2 ∅2 जो हो जाएगा। तो यहां से परिभाषा हम लोग लिखेंगे, क्या बन जाएगी परिभाषा, देखिए यहां से कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जब प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से द्वितीय कुंडली से संबद्ध होता है। ये परिभाषा हम लिख सकते हैं। बात क्लियर हो रही है, तो किस प्रकार से लिखेंगे परिभाषा, इसको लिखिए, परिभाषा लिख सकते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक की, अर्थात दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होने पर द्वितीय कुंडली से संबद्ध होता है। ठीक है ना, यदि ये परिभाषा कहां से लिखी जाएगी, m = N2 ∅2 अपान I1 से, जो समीकरण नंबर 1 से बनाया गया है सूत्र ये, उसमें अगर I1 का मान 1 एम्पियर रख दिया जाए तो m का मान N2 ∅2 बराबर हो जाएगा। N2 ∅2 क्या है, कुल चुंबकीय फ्लक्स है। कौन सा चुंबकीय फ्लक्स, जो द्वितीय कुंडली से संबद्ध है, लेकिन कब है, जब प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तब। ठीक है ना, इसका मतलब है कि दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने से द्वितीय कुंडली से संबद्ध होता है। ये परिभाषा हम लिख सकते हैं। ठीक है,
उसके आगे इसमें एक फार्मूला और निकालना है जो फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सहायता से निकाला जाएगा। तो आगे इसके लिखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब द्वितीय कुंडली से विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न हो जाएगा? द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होगा। द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, तो द्वितीय कुंडली में कितना हो जाएगा? फैराडे का नियम क्या कहता है? E बराबर -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये तो फैराडे का नियम है। अब जरा इस नियम को अपने यहाँ पर लागू करना है इस टॉपिक पर। तो द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल तो E2, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2, द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बर्फ चुंबकीय फ्लक्स φ2। तो क्या फार्मूला बन जाएगा? E2 = -N2 डेल्टा φ2 अपॉन डेल्टा T। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -डेल्टा N2 φ2 लिखा जा सकता है अपॉन डेल्टा T। समीकरण 1 जो लिखा गया है, समीकरण नंबर 1 से N2 φ2 का मान रखने पर इसमें रख देंगे 1 नंबर से, तो E2 का मान कितना हो जाएगा? -डेल्टा Mi1। Mi1 तो था यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में, Mi1 अपॉन डेल्टा T। ये तो पहले से ला रहा है ये साथ में। यम जो कि कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे तो E2 का मान क्या हो जाएगा? -m डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो द्वितीय कुंडली में जो विद्युत वाहक बल का मान है वो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर पर डिपेंड करता है। धारा परिवर्तन की दर जितनी ज्यादा होगी, विद्युत वाहक बल का मान उतना ही ज्यादा उत्पन्न होता है। ठीक है ना? तो यहां से इस फार्मूले को याद रखेंगे। और मानसिक यहाँ पर क्या बताता है कि विद्युत वाहक बल जो प्रेरित हुआ है वो हमेशा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है ना? तो यहां से अगर हम बात करें M = की, तो क्या लिखा जाएगा? M = लिखेंगे हम लोग E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। ऐसा लिख सकते हैं। ये माइनस हमने हटा दिया है, इसकी केवल कौन सी वैल्यू लिखी गई है? न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान यहाँ पर लिखा गया। माइनस का मतलब यहाँ पर क्या बताया हमने कि जो विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हुआ है द्वितीय कुंडली में, वो हमेशा उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, वो उसका विरोध करता है। ठीक है ना? ये नहीं कह सकते प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर का विरोध करती है। ठीक है ना? तो उसकी जो आंतरिक वैल्यू हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, M = E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। यहां से हम M की एक परिभाषा और लिखेंगे। परिभाषा क्या लिखी जाएगी? यहां से लिख सकते हैं, अगर यदि डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T = 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, तो M = क्या लिखा जाएगा? M = हो जाएगा E2 के बराबर। E2 किसकी वैल्यू है? संख्यात्मक वैल्यू है, ये संख्यात्मक मान।
संख्यात्मक ठीक है। इस प्रकार से यहां से परिभाषा हम लोग लिखेंगे, ये परिभाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परिभाषा क्या लिखेंगे कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के उस संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर से उत्पन्न होता है। अब क्लियर हो गई। यानी एक परिभाषा का कुछ लीजिए, क्या लिखेंगे हम लोग, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिखिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक की, दो कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये परिभाषा हम लिख सकते हैं। तो दोनों ही परिभाषाएं इसकी इंपॉर्टेंट है, कोई इसी परिभाषा एग्जाम में अगर आती है तो आप लिख सकते हैं। और फार्मूले आपको याद रखने हैं दोनों ही, जो m इक्वल टू N2 वाला भी और m इक्वल टू जो E2 अपान डेल्टा I1 अपान डेल्टा T, दोनों पर आधारित न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो भी हम लोग करेंगे। पहले अब जरा इसकी मात्रक की बात हो जाए कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है। तो देखिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जो मात्रक वही होता है जो स्वप्रेरण गुणांक का होता है, और विमा भी वही होती है जो स्वप्रेरण गुणांक की होती है। तो आप जल्दी से लिख सकते हैं m का मात्रक, m का मात्रक एक तो वेबर प्रति एम्पियर, एक ये मात्रक होता है इसका, ठीक है ना। अथवा दूसरा मात्रक लिख सकते हैं वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, ये मात्रक लिख सकते हैं। जो ज्यादा जो प्रचलित जो मात्रक है उसको हम लोग लिख सकते हैं हेनरी, उसको लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इसका एक प्रचलित मात्रक है हेनरी। बाकी ये जो वेबर प्रति एम्पियर या वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर ये भी मात्रक होते हैं। जैसा कि बता भी चुके हैं हम, जो स्वप्रेरण गुणांक का जो मात्रक था वही मात्रक हम लोग लिख सकते हैं इसके। और m की विमा क्या हो जाएगी, अब मात्रक जब सेम है तो विमा भी सेम हो जाएगी L के, तो m की विमा mL स्क्वायर T-2 A-2, ये इसकी विमा होती है, यही L की विमा होती है स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, और दूसरा एक उपकरण का नाम भी पूछ दिया था एग्जाम में कि स्वप्रेरण गुणांक अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, और इस सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण का नाम बताइए। तो नाम हम लोग क्या ले सकते हैं, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये कभी एक नंबर में पूछा गया है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। जैसे कि स्वप्रेरण, जो स्वप्रेरण सिद्धांत पर कार्य करने उपकरण का नाम क्या था? चौक कुंडली। चौक कुंडली और ट्रांसफार्मर जो अन्योन्य पर सिद्धांत पर कार्य करता है, ये दोनों को हम लोग अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रत्यवर्ती धारा जब पढ़ा जाएगा तब वहां पर हम लोग ट्रांसफार्मर और चौक कुंडली, क्योंकि दोनों ऐसे उपकरण हैं जो अल्टरनेटिंग करंट पर वर्क करते हैं, ठीक है ना। प्रत्यवर्ती धारा पर ये काम करते हैं, दृश्य धारा पर ये काम नहीं करते, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग करें इसके कुछ आंखिक प्रश्नों को कर लिया जाए। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन है हमारा, यदि एक कुंडली में धारा का मान 60 एम्पियर प्रति मिनट की दर से परिवर्तित होता है तो निकटवर्ती कुंडली में 10 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं और देखिए इसका सलूशन हो पाता है कि नहीं। बहुत आसान है। धारा के मान में परिवर्तन की दर दे रखी है, ठीक है ना। यानी इसको सिंपली कर सकते हैं कि डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, यानी प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन दिया हुआ है। कितना है ये? 60 एम्पियर प्रति मिनट है और उसको हमको एम्पियर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा इसमें? 60/60, एक मिनट 60 सेकंड होते हैं तो 60/60 से डिवाइड कर दीजिए केवल। कितना हो जाएगा ये? एम्पियर प्रति सेकंड, अर्थात इसको लिख सकते हैं 1, 60 का कैंसिल हो जाएगा, 1 एम्पियर प्रति सेकंड। ये डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी का मान आ गया। अब उसमें क्या है, विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होता है द्वितीय कुंडली में? 10 वोल्ट। तो M इक्वल टू, फार्मूला हमको पता है, M इक्वल टू होता है E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। ये फार्मूला लोग पढ़ चुके हैं ना। यहाँ पर हम केवल उसके आंशिक वैल्यू की बात कर रहे हैं, इसलिए माइनस से नहीं लगाया है, ठीक है। वैल्यू लगा दीजिए इसमें जो दे रखी है। तो कितना हो जाएगा? M इक्वल टू E2 का मान कितना है? 1। E2 का मान 1, सॉरी E2 का मान है 10 और डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी का मान है 1। तो कितना हो जाएगा? M इक्वल टू आ गया 10 और इसका मात्रा लिख लीजिए हेनरी, 10 हेनरी। ये इसका आंसर है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। फिर अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 20 एम्पियर की धारा 0.05 सेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि द्वितीय कुंडली में 600 फेरे हों तो इसमें कितना फ्लक्स परिवर्तन होगा। इसमें दो चीजें ज्ञात करनी है, तो इसको भी आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। इसमें दे रखा है अन्योन्य प्रेरकत्व, यानी M का मान दे रखा है 1.5 हेनरी। पहले नोट करें जो दे रखा है। प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 20 एम्पियर से शून्य कर दिया जाता है, यानी धारा परिवर्तन कितना हो रहा है, यानी डेल्टा I1 का मान कितना होगा। तो 20 थी पहले, 20 से 0 कर दिया गया, यानी 0 - 20। ये तो करना पड़ेगा हमको। तो यह आ जाएगा -20 एम्पियर। कितना धारा परिवर्तन हुआ, समय कितना लगा धारा परिवर्तन होने में, ये समय दे रखा है 0.05 सेकेंड। कितने सेकेंड में धारा शून्य हो जाती है 20 एम्पियर से, ठीक है। तो कह रहा है कि तो द्वितीय कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, E2 का मान बताना है,
ठीक है। तो E2 बराबर फार्मूला इसमें लगा दीजिए, E2 बराबर होता है m डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। ये फार्मूला पढ़ा है लोगों ने। चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखें, चिन्ह लगा दीजिए यहाँ पर। E2 बराबर कितना हो जाएगा, वैल्यू लगाइए m की 1.5 और यहाँ पर आ जाएगा -20 डेल्टा I1 का मान और डेल्टा T का मान है 0.05। उसको सॉल्व करो तो -5 तो प्लस हो गया। E2 बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30 बटे 0.05 ना आएगा, दशमलव यहाँ बच जाएगा एक। और उसके बाद इसमें हम दशमलव खत्म करो यहाँ से, तो एक दशमलव खत्म करोगे तो यहाँ पर ऊपर 2 जीरो हमको लगाने पड़ेंगे, यानी 3000/5 हो जाएगा। ठीक है, 3000/5 यानी इसको लिख सकते हैं E2 बराबर कितना हो जाएगा 600। 5 करना 5, 5 सका 30, 600 हो जाएगा। 600 वोल्ट कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। एक आंसर तो हो गया ये। ठीक है, 600 वोल्ट ये इतना विद्युत वाहक प्रेरित होगा। आप कह रहा है कितना फ्लक्स परिवर्तन होगा, डेल्टा φ2 का मान बताना है कितना होगा। तो उसके लिए देखिए जरा फॉर्मूला एक ये भी हम लोगों ने पढ़ा है फैराडे के नियम के अनुसार। E2 बराबर होता है E2 बराबर -N2 डेल्टा φ2 अपॉन डेल्टा T। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ा है ना फैराडे के नियम के अनुसार। यहाँ से जरा हमको निकालना है डेल्टा φ2 का मान कितना होगा, फ्लक्स परिवर्तन कितना हो रहा है। फ्लक्स परिवर्तन की दर नहीं पूछ रहा, कितना फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है। तो डेल्टा φ2 बराबर क्या लिखेंगे, E2 इंटू डेल्टा T अपॉन N2 माइनस चिन्ह के साथ आएगा। तो डेल्टा φ2 बराबर कितना हो जाएगा, वैल्यू लगा जरा। E2 का हम निकाल चुके हैं हम लोग 600 इंटू डेल्टा T का मान है 0.05 और फेरों की संख्या है तो कुंडली में वो 600 है। ठीक है, तो 600 से 600 कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा φ2 बराबर कितना हो गया 0.05। अब मात्रा क्या लिख देंगे हम लोग, वेग बल कितना परिवर्तन होगा। और माइनस चिन्ह तो ये बताएगा कि जो चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है वो घटता है। ठीक है ना, ये धारा का मान घट रहा है ना, 0 से 0 हो रही धारा, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी घटेगा। वो घटने का सिंबल है यहाँ पर माइनस। ठीक है ना, लेकिन वैल्यू कितनी है 0.05 वेबर, इतना चुंबकीय फ्लक्स कम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन का सिलेक्शन हो जाता है। किसी और बुक में ढेर सारे इसमें आंकिक प्रश्न दे रखे हैं इस पर आधारित, तो उनको करने का प्रयास करेंगे। अगली क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट भी करें। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी करें और अगर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।